भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे। हम वासी इस देश के, यहाँ वेद की गंगा बहती है। हम शूरवीर इस देश के, यहाँ अलख क्रांति की जलती है। वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती। वंदे भारती प्रस्तुत है भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग के वृत्त चित्र पर आधारित श्रृंखला की 11वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुनी चौधरी रणबीर सिंह और मातंगिनी हाजरा की कहानी। आज की कड़ी में है आचार्य नरेंद्र देव और के केलप्पन की कहानी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में आचार्य नरेंद्र देव का एक विशेष स्थान है। उन्होंने एक ऐसे निष्ठावान नेता की छवि प्रस्तुत की जो राजनीति को नैतिक मूल्यों, देश की सांस्कृतिक उपलब्धियों और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ देखना चाहते थे। उनकी राजनीति सिद्धांतों पर आधारित मानवीयता प्रधान थी। यही कारण है कि आज भी देश उनको आदर और सम्मान से याद करता है। आज की युवा पीढ़ी आज भी उनकी सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक चिंतन की धरोहर का लाभ उठा रही है। 31 अक्टूबर 1889 में सीतापुर उत्तर प्रदेश में जन्मे नरेंद्र देव का नाम अविनाश लाल रखा गया। उनकी माता जवाहरी देवी थी और उनके पिता बलदेव प्रसाद एक बुद्धिजीवी और नामी वकील थे। उनकी धर्म में बहुत आस्था थी। घर पर कुछ ऐसा वातावरण था कि साधु संतों और विद्यार्थियों का हमेशा आना जाना लगा रहता था। अविनाश लाल ने बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया था और उनका शुद्ध उच्चारण कर लिया करते थे। प्रसाद के मित्र माधव प्रसाद मिश्र उनके यहाँ अक्सर आया करते थे। उन्होंने ही अविनाश लाल को नरेंद्र देव का नाम दिया। माधव प्रसाद मिश्र ने ही नरेंद्र देव को बंगाली भाषा और साहित्य से परिचय करवाया। राजनीति का माहौल तो था ही, स्वतंत्रता संग्राम भी उस समय चरम पर था। 1899 में 10 वर्ष की उम्र में नरेंद्र देव अपने पिता के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ गए। वो अंग्रेजी भाषा के भाषण को तो न समझ पाए, लेकिन इतना जरूर समझे कि लोकमान्य तिलक, गोखले, दादा भाई नौरोजी, श्री अरबिंदो, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भारत के राजनीतिक पटल के प्रमुख नेतागण थे। 1906 में नरेंद्र जी को दोबारा अपने पिता के साथ बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में जाने का अवसर मिला। इस अधिवेशन में नरेंद्र जी ने भीतर ही भीतर कांग्रेस के एक भाग में विरोध का आभास किया। 1905 में शिमला में इस भाग ने बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया था। इस दल का नेतृत्व किया था तिलक ने, जो उग्रवादी नेता थे। कांग्रेस 2 भागों में बंट रही थी, उग्र दल और नरम दल। नरेंद्र जी उग्रवादी या गर्म दल से प्रभावित थे। नरम दल संवैधानिक रूप से चुनाव लड़कर विदेशी हुकूमत को परास्त करने में विश्वास रखता था, लेकिन गर्म दल को स्वतंत्रता पाने के इस लंबे रास्ते का तरीका नामंजूर था। गर्म दल लगातार स्वदेशी की मांग और विदेशी माल के बहिष्कार की मांग करता रहा। 1906 में नरेंद्र जी स्कूल पास करके इलाहाबाद के मेयर कॉलेज में पढ़ने लगे। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा,
कॉलेज जाकर मेरे विचार तेजी से बदलने लगे। धीरे धीरे पूजा पाठ बंद होने लगा। सामाजिक विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे और राजनीति में मेरी दिलचस्पी उत्पन्न हुई। इन विविध कारणों से मेरे हृदय पर कांग्रेस और सनातन धर्म के संस्कार और भी दृढ़ होने लगे। इधर 1908 में कांग्रेस में गर्मपंथियों और नरमपंथियों का मतभेद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। इस विभाजन से नरेंद्र जी इतने निराश हुए कि उन्होंने राजनीति में भाग लेना ही छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। 1913 में नरेंद्र देव ने बनारस के क्वींस कॉलेज से संस्कृत में एमए की और 1915 में वकालत पास करके फैजाबाद अपने घर लौट आए और वकालत शुरू कर दी। इन्हीं दिनों संयुक्त प्रांत में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। नरेंद्र जी ने इसकी एक शाखा फैजाबाद में भी खोली। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू फैजाबाद आए और उनका परिचय नरेंद्र जी से हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम के गर्माते माहौल में उन्होंने नरेंद्र जी को फिर से राजनीति में सक्रिय होने का आदेश दिया। नरेंद्र जी ने वकालत छोड़ दी और राजनीति में लौट आए। उन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ये आंदोलन रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद तक फैला हुआ था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
चाहते थे कि मजदूरों की भी प्रांतीय स्तर पर ट्रेड यूनियंस बनाई जाएं, जो प्रत्येक उद्योग में सक्रिय हों और उनके अधिकारों की रक्षा करें। उनका विश्वास था कि इससे कमजोर से कमजोर वर्ग में भी सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना जागेगी और वो इस आजादी की क्रांति का एक मजबूत हिस्सा बन पाएंगे। ये कतई उन पर मार्क्सवाद का प्रभाव था। देखते ही देखते नरेंद्र देव एक सशक्त नेता और प्रवक्ता माने जाने लगे। नरेंद्र जी ने अपने मार्क्सवादी विचारों में महात्मा गांधी के विचारों का समन्वय करके एक नए सत्याग्रही समाजवाद को जन्म दिया, जिसका रूप मानवीय था। उन्होंने हिंसा की जगह सत्याग्रह को आंदोलन का हथियार बनाया। गांधी जी नरेंद्र जी की विद्वत्ता और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित थे और समय समय पर उनसे सलाह लिया करते थे। आचार्य नरेंद्र देव के निकट सहयोगी नंदलाल कपूर कहते हैं, हम यहाँ पर आज जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, ये आचार्य नरेंद्र देव जी का निवास स्थान है और हमें अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने अपना सारा राजनीतिक जीवन का काफ़ी अंश यहीं पर बिताया है और वहाँ पर काफ़ी संख्या में नेतागण तथा फॉरेन करस्पॉन्डेंट आया करते थे। उनसे राजनीतिक मंत्रणा करने के लिए बहुत ही लोग आया करते थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आसफ अली और बहुत से ऐसे ने, अछूत पटवर्धन जी तथा ये सब लोग यहाँ पर आया करते थे। और वो यहाँ से फैजाबाद का एक सिटी स्टेशन कहलाता है, जो कि यहाँ से 100 गज की दूरी के ऊपर है, 100 गज से भी कम दूरी के ऊपर है। रात में 1-2 बजे गाड़ी आया करती थी, उस गाड़ी से आते थे और सुबह 5 बजे एक गाड़ी जाया करती थी, उस गाड़ी से चले जाया करते थे, जिससे कि किसी को ये न पता चले कि कौन यहाँ आया था और कब आया था और कब चले गए। जहाँ तक आचार्य जी के स्वभाव का सवाल है, वो इतने शांत प्रिय और इतने मधुर थे कि उनके पार्टी के अंदर जो छवि थी वो तो थी ही, और अपोजिशन के जो लोग भी थे वे भी उनसे इतने प्रभावित थे कि वे भी उनका उतना ही आदर करते थे जितना कि उनके पार्टी के लोग। 1921 में नरेंद्र देव ने अध्यापक के रूप में काशी विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला। नरेंद्र जी का छात्रों से बहुत लगाव था, इसलिए वो 2 वर्ष तक उनके साथ छात्रावास में रहे। साथ साथ वो राजनीतिक कार्य भी करते रहे। 1926 में नरेंद्र जी अध्यक्ष बना दिए गए। यहीं पर उनका नाम आचार्य पड़ा। वो अध्ययन और राजनीति दोनों से जुड़े रहना चाहते थे। बनारस में उन्होंने दोनों क्षेत्रों का स्वाद लिया। इस प्रयास का नतीजा था बौद्ध धर्म पर और समाजवाद के वैज्ञानिक रूप पर गहरा अनुसंधान। इन्हीं दिनों पंडित नेहरू के न्योते पर नरेंद्र जी कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। नरेंद्र जी के शब्दों में, नेता बनने के मुझ में कोई गुण नहीं है, महत्वाकांक्षा भी नहीं है, ये बड़ी कमी है। मेरी बनावट ही कुछ ऐसी है कि मैं न तो नेता हो सकता हूं और न अंधभक्त अनुयायी। सही मायने में जिस कार्य में उनकी लगन थी वो था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की अध्यक्षता और किसान आंदोलन का कार्यभार। वो भूमि सुधार के क्षेत्र में कार्य करना चाहते थे, जैसे जमींदारी, कर्जदारी और लगान जैसे शोषण का अंत। नरेंद्र जी ने 1921 के नागरिक असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 तक यह आंदोलन बहुत जोश पर आ चुका था। उसी समय विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की गुहार लगाई गई। ये विदेशी कपड़े नेपाल से संयुक्त प्रांत में बस्ती और गोरखपुर में लाए जाते थे। इसके खिलाफ आचार्य जी ने आंदोलन में भाग लिया। सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में नरेंद्र जी बहुत बीमार हुए। 1931 के गांधी इरविन समझौते के दौरान उन्हें रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी ने 1932 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया और नरेंद्र जी इसमें कूद पड़े और इसका नेतृत्व किया।
गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण भी नरेंद्र देव को जेल जाना पड़ा। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन है सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने में जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। पूना में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में मांग उठाई गई कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई जाए। नरेंद्र जी के समाजवादी कार्य की औपचारिक शुरुआत तब हुई थी जब वो 1928 में पहली बार मेहर यूसुफ अली से मिले। उसी समय बंबई में अन्य समाजवादी नेताओं से उनका परिचय हुआ और वो जयप्रकाश नारायण से मिले, जो एक घनिष्ठता बन गई। आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में हुई कांग्रेस सभा में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का ही एक हिस्सा हो
9 अगस्त 1942 को बंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया गया, जिसमें नरेंद्र जी भी शामिल थे। लेकिन इस आंदोलन के शुरू होने के पहले ही पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और आचार्य नरेंद्र समेत सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। 3 साल तक वो अल्मोड़ा जेल में बंद रहे। रिहा होते ही नरेंद्र देव ने समाज संगठन का कार्य शुरू कर दिया। उनका मानना था कि कोई भी संविधान देश में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो सामान्य जन को ऊंचा उठाने का साधन न बने। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की घनिष्ठता ज्यादा देर तक न चल पाई। 1948 में नासिक में आजादी के बाद हुए सोशलिस्ट पार्टी के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया गया कि पार्टी को कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। सभी समाजवादी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आचार्य जी ने केवल कांग्रेस ही नहीं छोड़ी, बल्कि अपने 11 साथियों के साथ विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। आचार्य जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय की अध्यक्षता ग्रहण कर ली, जिस पद पर वो 1951 तक रहे। इसके बाद वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आचार्य नरेंद्र देव की बहुत मान्यता थी और वो अक्सर विदेशों में आमंत्रित होते थे। उन्होंने अनेक देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1950 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की एशियाई कॉन्फ्रेंस में थाईलैंड में भाग लिया और 1952 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के साथ चीन गए। आचार्य नरेंद्र देव अपने देश की राजनीतिक गतिविधियों से अत्यंत निराश थे। इसके साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी गिरता गया। वो बचपन से ही दमे के शिकार थे। निराशा, दुख और बीमारी ने उनको बहुत कमजोर कर दिया था। अंत में 19 फरवरी 1956 को तमिलनाडु में उनका निधन हो गया। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम
हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं दूर किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस अवसर पर शोक प्रकट करते हुए पंडित नेहरू ने कहा, उनका व्यक्तित्व अद्भुत था, कई क्षेत्रों में विशिष्ट, भावनाओं में अद्भुत, सोच समझ में अद्भुत, मानसिकता में अद्भुत, बल्कि हर तरह से अद्भुत। केवल शरीर ने ही उनका साथ नहीं दिया। सही मायनों में आचार्य नरेंद्र देव एक युग पुरुष थे। आचार्य नरेंद्र देव परंपरा के प्रकांड पंडित, बुद्ध धर्म दर्शन पे किताब लिखने वाले देश में सबसे नामी गिरामी व्यक्ति। बुद्धिज्म के बारे में आचार्य जी से ज्यादा कौन जानता था? आप हैं डॉक्टर योगेंद्र यादव। और वही व्यक्ति साहस से और खुले मन से पश्चिम के विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें बदलता है कि ये सिर्फ अंग्रेजों को, गोरी चमड़ी वालों को भगाने का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ ये नहीं कहता अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में एक आत्मविश्वास है, एक क्षमता है, जहां गांधी जी कह सकते हैं कि मेरे घर की खिड़की दरवाजे में खोल के रखना चाहता हूं, जहां टैगोर जैसा व्यक्ति कह सकता है कि राष्ट्रवाद का विचार भी हो सकता है संकीर्ण हो, हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव उस परंपरा के व्यक्ति हैं जो हमारे राष्ट्रवाद के विचार को, इस राष्ट्र को पूरी तरह अंगीकार करते हुए, इस राष्ट्र की महान बौद्धिक और सामाजिक परंपराओं से अपने आप को जोड़ते हुए वो दुनिया से भी जोड़ते हैं। सुनिए आचार्य नरेंद्र देव के विचार उन्हीं की आवाज में। भारतीय धर्म में एक ऐसी शक्ति है जो उन लोगों को भी अपने पास ले आती है जो उससे दूर रहना चाहते हैं। जब तक हम भारतीय धर्म के इस महत्व को नहीं समझेंगे, ये समझना कठिन है कि हमने विविधता में एकता का कैसे सफल अन्वेषण किया। जिस भारतीय धर्म का मैंने उल्लेख किया है उसका न कोई आदि प्रवर्तक है और न उसके कोई ऐसे अनुष्ठान या कृत्य विशेष हैं जिनको हम उसका लक्षण ही बता सकें। उसका कोई एक पवित्र ग्रंथ भी नहीं है जिसको वह एकमात्र प्रमाण माने। वह दूसरों के पवित्र ग्रंथों को अपना लेता है। यही कारण है कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। इसका कोई स्थिर रूप नहीं है, इसमें सदा विकास होता रहता है। आचार्य जी को मोटे तौर पर 4 विचारधाराओं में लेकर समझा जा सकता है। आप हैं डॉक्टर उमेश चंद्र वशिष्ठ, लखनऊ विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी, गांधी जी के शैक्षिक विचार, महात्मा बुद्ध और उनका जीवन दर्शन, इसी तरह से कार्ल मार्क्स और उनका आर्थिक सामाजिक चिंतन तथा भारतीय संस्कृति की एक पुरातन और अटूट परंपरा, ये 4 स्तंभ हैं जो आचार्य जी के शैक्षिक चिंतन के निर्माण में सहायक होते हैं। आचार्य जी के व्यक्तित्व को राजनीति की सीमाओं में बांधकर देखना
संभवतः अनुचित होगा, क्योंकि उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में उनके अनोखे व्यक्तित्व की छाप थी। वो एक ऐसे विद्वान पुरुष थे जिनको वेद, पुराण, धर्म, पुरातत्व, संस्कृति और राजनीति का उतना ही गहरा ज्ञान था जितना कि देशी विदेशी भाषाओं का। वे संस्कृत, पाली, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, जर्मन, फ्रेंच तथा स्पेनिश भाषाओं में निपुण थे। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा, मेरे जीवन में 2 प्रवृत्तियां रही हैं, पढ़ने लिखने की और दूसरी राजनीति की। इन दोनों में संघर्ष रहता है। यदि दोनों की सुविधा मिल जाए तो मुझे बड़ा परितोष रहता है। नरेंद्र देव कांग्रेसी नेता थे जिनका झुकाव समाजवाद की तरफ था। पूरे समाज के उत्थान में आम आदमी का उत्थान देखना चाहते थे। वो एक ऐसी क्रांति में विश्वास रखते थे जो किसान और मजदूर वर्ग को न केवल विदेशी शोषण से आजादी दिलाए, बल्कि आर्थिक स्वायत्तता और सामाजिक मान भी दिलाए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता सेनानी आचार्य नरेंद्र देव की कहानी। और अब सुनिए केरल के गांधी के केलप्पन की कहानी। केरल हर जगह हरियाली से हरा भरा दक्षिण भारत का राज्य। यहाँ हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई धर्म के लोग सौहार्दता से रहते हैं। केरल की इस नैसर्गिक निराली के बीचों बीच सभी धर्म के लोग समानता एवं एकता से जी रहे हैं। इसका श्रेय गुजरे हुए उन महान नेताओं को जाता है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। कई महान नेताओं ने तो अपना सब कुछ त्याग दिया और निस्वार्थ भावना से देश की सेवा में जुट गए। जब महात्मा गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों की जकड़ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करने की ठान ली, तब कई महान नेता और सामान्य व्यक्तियों ने उनका साथ दिया। इन्होंने महात्मा गांधी जी के चलाए गए अहिंसा अभियान में साथ दिया। पूरे दक्षिण भारत में ये महान अभियान फैल गई। दक्षिण भारत में राजा गोपालचारी, पुट्टी श्री रामलू, चंगल राय रेड्डी जैसों ने इस अभियान की प्रमुख नेतृत्वता ली।
और इसमें केरल राज्य भी पीछे न था। यहाँ के महान नेताओं और उनके अनुयायी अपने तन, मन, धन से इस संग्राम में भाग लिया। इन नेताओं में एक महान व्यक्ति था जिसको बाद में लोग केरल गांधी के नाम से पुकारने लगे। वो थे श्री के केलप्पन। श्री केलप्पन जी का जन्म कालीकट जिले के पयोली नामक एक गांव में 1879 में हुआ। उनके बुजुर्गों ने जहां अपनी जिंदगी बिताई, वहीं उसी घर में श्री केलप्पन जी का जन्म हुआ। अब इस घर में केलप्पन जी के पोते श्री नंद कुमार और उनका परिवार रहता है। नंद कुमार जी आजकल केरल के एक जाने माने प्राकृतिक छायाकार हैं और अब अपने पूजनीय दादाजी श्री केलप्पन जी के बारे में उन्हीं से सुनेंगे। मेरे परदादाजी श्री तेनपोयली कन्नरन नायर तथा कोईपल्ली कुन्हम्मा मेरी परदादी हैं। वो दोनों अपने गांव में प्रतिष्ठित पति पत्नी थे। मेरे दादाजी ने अपनी पढ़ाई गांव के विद्यालय में ही मलयालम तथा संस्कृत माध्यम में की और तेल्लीचेरी की बेसिल जर्मन स्कूल से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा भी पास की। बाद में कालीकट की समरियन विद्यालय से प्रथम एफए यानी फर्स्ट आर्ट्स की परीक्षा भी पास की। सन 1912 में मद्रास विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। फिर पुनानी हाई स्कूल में अध्यापक का पद संभाला। उसके बाद एसबी हाई स्कूल चंगनाचेरी में ही सन 1920 तक अध्यापन का कार्य संभाला। इसके बाद कानून विधि शास्त्र की पढ़ाई के लिए वे मुंबई चले गए। मुंबई जाना उनके जीवन में परिवर्तन का एक सबसे बड़ा पहलू बना। सन 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए छात्रों को जब स्वयं सेवक बनने का ऐलान किया, तब गांधी जी की इस शक्तिपूर्ण पुकार से प्रभावित होकर श्री केलप्पन जी ने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ा और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। और इसके बाद जो हुआ उसके बारे में श्री केलप्पन जी के निकट सहयोगी डॉक्टर श्री NGS नारायण हमें बताएंगे। श्री केलप्पन अन्नी बेसेंट और गांधी जी के करीबी थे। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भी बने। उनकी लगातार मेहनत की वजह से केरल में जो खिलाफत का आंदोलन था उसे उत्तेजना मिली। बाद में वो पुन्नानी तालुक कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बने। सन 1921 में अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोही करार देते हुए बंदी बना लिया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने मोपला रेबिलियन की दमन में प्रमुख भूमिका निभाई और इस रेबिलियन से जो लोग निराश्रित हो गए उन्हें अपनी संपत्ति से पुनर्वासित किया। अछूत विरोध कमेटी का कार्यदर्शी बनकर उन्होंने समाज विरोधी क्रम का विरोध किया और वैकोम सत्याग्रह का संचालन भी किया तथा सन 1924 में इनको बंदी बनाया गया। रिहा होने के बाद हरिजनों के उद्धार कार्य में जुट गए। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में जब नमक सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ, तब केरल में श्री केलप्पन ने इस सत्याग्रह को कालीकट से पैनूर बीच तक पैदल जाने का निर्णय किया और फिर इसके लिए उन्होंने 9 महीने तक कारावास में रहना पड़ा। सन 1921 में रिहा होने के बाद उन्होंने अछूतों की गुरुवायूर के मंदिर में प्रवेश दिलाने वाले आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। भक्ताभीष्ट प्रदाने सुरवर तरुविन पल्लवम निंदे पादम। इसकी प्रमुख वजह थी कि लोगों को मंदिर में धर्म के भेदभाव के बिना प्रवेश दिया जाए।
सकेगा हम पे ये सितम। चल पड़ा जहान गांधी का ले वरदान, फिर हम पे रखते छुआछूत क्यों, तुम पवित्र हम अछूत क्यों। ये भी तो इंसान ईश की संतान। बदल गई ये कुदरत क्यों, हमसे ऐसी नफरत क्यों। बदल गई ये कुदरत क्यों, हमसे ऐसी नफरत क्यों। छोटे बड़े समझने वाली बढ़ती जाती आदत क्यों। राम के मंदिर में जा सकता चूहा बिल्ली कौवा, पर सीढ़ी भी छू ना सकता ये इंसान कौवा। हम पापी और तुम धर्मी क्यों, इसका हमें जवाब दो। हम सेवक और तुम स्वामी क्यों, इसका हमें जवाब दो। हम सत्वर और तुम मोती क्यों, इसका हमें जवाब दो। हम अछूत और तुम पवित्र क्यों, इसका हमें जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये भी तो इंसान ईश की संतान। हमसे रखते छुआछूत क्यों, तुम पवित्र हम अछूत क्यों। हम भी तो इंसान ईश की संतान, फिर हमसे रखते छुआछूत क्यों, तुम पवित्र हम अछूत क्यों। उन्होंने सन 1932 1 सितंबर को आमरण उपवास सत्याग्रह शुरू कर दिया। इससे इस अभियान को गति मिली, लेकिन गांधी जी के अनुरोध पर केलप्पन जी ने ये उपवास तोड़ा और वहां मद्रास सरकार ने फलितांश के रूप में मंदिर प्रवेश कानून लागू किया। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होने की वजह से सन 1942 में इन्हें 3 साल की सजा हुई। सन 1945 में जेल से रिहा होने के बाद उन्हें केरल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सक्रिय सदस्य भी बने रहे। के केळप्पन ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാനിയായിരുന്നു। അദ്ദേഹം गांधी जी के अहिंसा आंदोलन प्रतिपादन में केलप्पन जी की आद्य भूमिका थी और केरल स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने वाले कई महान व्यक्तियों के प्रमुख नेता भी थे। ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കുകയും ആ പങ്കുവഹിച്ച പ്രമുഖ നേതാക്കളിൽ കേളപ്പൻ 1944 में उन्होंने एकता केरल कमेटी की स्थापना की और केरल राज्य एकीकरण का काम एक महत्वपूर्ण कार्य था। 1952 में चुनाव जीतकर श्री केलप्पन जी एमपी भी बने और 1957 में केरल में सर्वोदय कार्यक्रम को शुरू किया। सन 1935 में वे केरल की प्रसिद्ध दैनिक पत्रिका मातृभूमि के संपादक बने और अनुभव प्राप्त किया। बाद में उन्हें मलाबार जिला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। सन 1940 से वे केरल के जनप्रिय नेता बन गए। श्री श्रीधर नायर, जो मातृभूमि पीरियडिकल के संपादक हैं, वे श्री केलप्पन की निस्वार्थ और त्यागपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में कहते हैं। केलप्पन जी was one of the pioneers in केरल प्रांतीय कांग्रेस की मुखवाणी मातृभूमि वृत्त पत्रिका स्थापित करने में केलप्पन जी की भूमिका प्रमुख थी। 3 बार इस पत्रिका के संपादक बने तथा 50 बरस तक इसे प्रगति पथ पर ले गए और कई नेताओं के लिए मार्गदर्शक भी रहे। वैकोम सत्याग्रह, गुरुवायूर देवालय प्रवेश, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन का प्रचार मातृभूमि ने किया तथा इस सफलता का श्रेय श्री केलप्पन जी को जाता है। India movements, all these are agitations spearheaded by Madhubhumi, not only by Madhubhumi,
but also gave leadership was given by Kelappaji. When Acharya Vinoba Bhave started the famous. जब श्री विनोबा भावे ने भूदान का ऐलान किया, तब केलप्पन जी ने अपनी समस्त भूमि को दान के रूप में हरिजनों में बांट दी और साथ में उनकी बहन की सारी जमीन भी दान कर दी। जिन लोगों ने दान में इसे पाया था, वो लोग आज भी बहुत खुश हैं। केलप्पन जी जब केरल सेवक समाज के अध्यक्ष बने, तब लोगों में उन्होंने एक सरल, प्रामाणिक और सांस्कृतिक जीवन का एक स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया। खूबियों की कमी तो केलप्पन जी में थी नहीं, उन्हें भगवान में भी बहुत विश्वास था। इसीलिए अपने धन से तवनूर में उन्होंने एक मंदिर बनवाया। श्री केलप्पन के रिश्तेदार और पूर्व सांसद श्री हरिदास जी उनके बारे में कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्वस्तनाया और प्रवर्तकनाया। एक बार पंडित नेहरू जी ने श्री केलप्पन जी को किसी एक राज्य की राज्यपाल पदवी के लिए आमंत्रण दिया था, लेकिन श्री केलप्पन जी ने धन्यवाद कहते हुए लिखा कि वे केरल की जनसेवा करने में अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं और इस आमंत्रण के लिए वे उनके शुक्रगुजार हैं और उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। दक्षिण भारत में पंडित नेहरू एक कृषि विद्यालय की स्थापना करना चाहते थे और इस विषय में श्री केलप्पन जी की सलाह भी ली। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य अपने यहाँ विद्यालय बनाने के लिए हर तरीके से मदद करने को तैयार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने केलप्पन जी की सलाह मानी और तवनूर में दक्षिण भारत का पहला कृषि विद्यालय स्थापित किया। न केवल कृषि विद्यालय की स्थापना हुई, बल्कि कई शालाओं, डाकघर, अस्पताल जैसी जन उपयोगी निर्माण कार्य भी श्री केलप्पन जी द्वारा संपन्न हुए। श्री उन्नी कृष्णन, जो मुच्चुकुन्नू पाठशाला के अध्यापक हैं, वे श्री केलप्पन जी की साधनाओं के बारे में खुशी से कहते हैं, गांधी स्मारक निधि रूपीकृत। श्री केलप्पन प्रादेशिक भावनाओं के विरुद्ध थे। नेशनल काउंसिल के सदस्य होने के नाते उन्होंने ग्राम उच्च शिक्षण को एक नया मोड़ दिया। गांधी स्मारक निधि स्थापित करके गरीब और बेसहारा लोगों को आर्थिक मदद दिलाने में कामयाब रहे। ग्राम स्वराज्य श्री केलप्पन जी का सपना था। गृहोपयोगी जैसे कामों में वहां के वासियों की मदद की और कामयाब भी रहे। केलप्पन के मित्र श्री सुकुमारन मास्टर भी इनके कामों से प्रभावित थे। केरला गांधी केलप्पन हरिजनों के वेंडी श्री केलप्पन जी गरीब हरिजन लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए इस हॉस्टल का निर्माण किया, जहां शिक्षण के साथ साथ मुफ्त में खाना और रहने का इंतजाम भी है। जब उन्हें गांधी जी की मृत्यु की खबर मिली, तब केलप्पन जी ने पानी तक को हाथ नहीं लगाया। गांधी जी के प्रति उनके दिल में इतना सम्मान था कि वे फौरन दिल्ली पहुंचे और गांधी जी के अंत्य संस्कार में भाग लिया। श्री केलप्पन जी गांधी जी की चिता भस्म के साथ केरल पहुंचे और उसे केरल की भरतन नदी में समर्पित किया। इसी समय अपने शिष्यों और दोस्तों से अनुरोध किया कि जब उनका निधन होगा तब उनकी चिता को भी इसी नदी के किनारे अग्नि दी जाए और उनकी आखिरी इच्छा को इसी जगह में पूरा भी किया गया। दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई।
फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव के उल्टी सभी की चाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा भी गुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव। श्री केलप्पन जी का निर्विवाद जीवन, उनकी आस्था और भावात्मक कार्यों से लोगों ने इनको केरल गांधी के नाम से सम्मान दिया। उनका जीवन एक सफल जीवन रहा। उनके दिल में बसी शांति आज भी यहां से सबको प्रेरित करती है। अगर हर भारतीय उस महान चेतना का अनुसरण करे तो अवश्य हमारा भारत महान होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। केरल के गांधी के नाम से लोकप्रिय कोयेपल्ली केलप्पन का जन्म 24 अगस्त 1889 में मुचुकुन्नू कालीकत में हुआ था। पिता का नाम कगरन नायर और माताजी का नाम कुंजम्मा था। कानून की पढ़ाई के समय उन पर गांधी जी के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा और वो पढ़ाई छोड़ के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इन्होंने कालीकत और पय्यनूर के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गांधी जी द्वारा चुने गए वो केरल के पहले सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय सामाजिक विषमता, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी लड़ाई चल रही थी। मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें 3 साल की सजा हुई थी। स्वतंत्रता के बाद के केलप्पन ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया
और किसान मजदूर प्रजा पार्टी में शामिल हो गए। 1952 में लोकसभा के सांसद चुने गए, लेकिन सांसद के कार्यकाल पूरा होते ही वे राजनीति से निवृत्त हो गए और अपना जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित किया। केरल के अनेक गांधीवादी संस्थानों से वे जुड़ गए। अपने नाम से उन्होंने जातिवाचक नाम हटा दिया। धर्मांध शक्तियों का उन्होंने डटकर मुकाबला किया, उसके खिलाफ आंदोलन भी किए। महात्मा गांधी के इस महान शिष्य की 7 अक्टूबर 1971 में मृत्यु हो गई। उनके सम्मान में 1990 में डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया। अपना सारा जीवन देश और समाज के लिए देने वाले महान देशभक्त के केलप्पन की आखिरी समय में बैंक पूंजी केवल 28 रुपए थी। आचार्य नरेंद्र देव और कोयपल्ली केलप्पन, गांधी जी के इन दोनों अनुयायियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ समाज उद्धार का भी निस्वार्थ भाव से कार्य किया। भारतीय जनमानस में उनका स्थान हमेशा रहा है, रहेगा। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा। वंदे भारती। अभी आप सुन रहे थे भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्र पर आधारित श्रृंखला की 11वीं कड़ी। इस कड़ी में आपने सुनी स्वतंत्रता सेनानी आचार्य नरेंद्र देव और केरल के गांधी के नाम से प्रसिद्ध के केलप्पन की कहानी। संपादन और संयोजन दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति रेणु चतुर्वेदी की थी। वंदे भारती, वंदे भारती, वंदे भारती, वंदे। हम वासी इस देश के, यहाँ वेद की गंगा बहती है। हम शूरवीर इस देश के, यहाँ अलख क्रांति की जलती है। वंदे भारती, वंदे भारती, वंदे भारती, वंदे भारती, वंदे भारती।